हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स जिसके लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज उसी टॉपिक पे बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, द मैथमेटिकल रिलेशन और द पैसिव ऑफ थर्मोडायनेमिक इज। तो मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है थर्मोडायनेमिक का? अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग बात करें तो वो फॉर्मूला होता है आपके पास डेल्टा यू, या फिर डेल्टा यू को डेल्टा ई से दिखा सकते हैं, क्यू प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, साइन की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पहले वाले रिलेशन को देखें तो पहला वाला रिलेशन भी आपका सही है। दूसरे वाले में बात करें फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि जहां से स्टार्ट किया है वहीं पर अगर आप पहुंच जाएं तो जो एनर्जी आपने स्टार्ट की थी, मतलब डेल्टा ई क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप स्टार्ट भी वहीं से करते हैं और वापस भी वहीं आ जाते हैं तो आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी कैसा होगा, जीरो होगा। फिर अगर एक आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम बात करें, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो चेंज इन वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, आपकी जीरो होती है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वर्क डन पॉसिबल नहीं है। तो वर्क डन क्या होता है, P इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो वर्क डन जीरो तो डेल्टा ई किसके इक्वल आएगा, ये अगर जीरो हो गया तो डेल्टा ई क्यू के इक्वल आएगा। तो चारों ही ऑप्शन आपके सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। जबकि पाथ फंक्शन क्या क्या होते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, यानी कि उस रिएक्शन को आपने कैसे किया है ये भी मैटर करता है। तो उन फंक्शंस को क्या कहा जाता है, पाथ फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका ए, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। पाथ फंक्शन याद है आपको कौन कौन से होते थे, हीट और वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं देखें, टू सिस्टम विच एग्जिस्ट इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट म्यूचुअली ऑल्सो आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। ये कह रहा है कि दो सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं, यानी कि ये आपका पहला सिस्टम है S1 और ये हमारे पास दूसरा सिस्टम है S2। दोनों का आपने जोड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों के बीच में टेम्परेचर क्या हो गया है, इक्वल हो गया, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गए। तो ये कह रहा है कि अगर जो तीसरा सिस्टम है, तीसरा सिस्टम अगर अलग अलग इनसे कनेक्ट है तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, आइसोथर्मल ही हो जाएगा। टू सिस्टम विच एग्जिस्ट इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट म्यूचुअली ऑल्सो आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, तो अगर वो तीसरे के साथ जुड़ेंगे तो वो तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, आपके थर्मल इक्विलिब्रियम पे हो जाते हैं। तो ये कहता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, ऑप्शंस आपको दूसरे पेज में नजर आएंगे इसके। ओके, अ रिएक्शन इज कैरिड आउट सेपरेटली एट अ डिफाइनाइट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपकी क्या होती है, हीट होती है। रिएक्शन कैरिड आउट सेपरेटली डिफाइनाइट प्रेशर एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम इन विच द नंबर ऑफ मोल्स, ये है द हीट के बारे में बताना है। तो डिफाइनाइट वॉल्यूम और डिफाइनाइट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसको डेल्टा एच बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा यू कहते हैं। तो इनके बीच में रिलेशन बताना है आपने। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, फिर या फिर लिख सकते हैं डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता था। तो ये आपके पास वो रिलेशन होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को याद होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होने वाला है इसका आंसर, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो किसका एग्जांपल है, तो ह्यूमन बॉडी जो है क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल होता है। ये मैंने लेक्चर में बताया था आप लोगों को, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल होता है। क्लोज सिस्टम यानी कि हम एक बंद निकाय हैं, एनर्जी तो एक्सचेंज होती है बस मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मास एक्सचेंज का आप कोई अलग मीनिंग नहीं निकालेंगे। मास एक्सचेंज का मतलब ये है कि आप बैठे हुए हैं बस ऐसे ही और खुद मास एक्सचेंज हो रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉशरूम जाके आप मास एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। तो खुद से बैठे बैठे बट एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है ना, रूम टेम्परेचर के हिसाब से हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट, अभी मैंने बताया था क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। अच्छा, दो फॉर्मेट होते हैं इसके, एक होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और दूसरा जो अभी हमने लिखा था डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। तो ये दो रिलेशन होते हैं इंपॉर्टेंट डेल्टा एच के लिए। यहाँ पे डेल्टा एन क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एंट्रोपी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो विश्व की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक करेक्शन हम ये कर सकते हैं कि अगर पेपर में पूछा जाता कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक लॉ एंट्रोपी ऑफ वर्ल्ड, तो एंट्रोपी ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक हमेशा क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस लेस देन जीरो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी को कैसा आना चाहिए, डेल्टा जी को नेगेटिव आना चाहिए। अब क्वेश्चन में देखो डेल्टा एच कैसा दिया है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब डेल्टा एच का साइन कैसा है, पॉजिटिव साइन है। टेम्परेचर तो पॉजिटिव में होता है, केल्विन ले लेंगे। डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहला वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, दूसरा पार्ट नेगेटिव। अब अगर हमें फाइनल आंसर नेगेटिव लाना है तो ये वाला पार्ट लार्ज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो टी डेल्टा एस है वो बड़ा होना चाहिए किससे, डेल्टा एच से। तो कौन सा ऑप्शन है देख लो, टी डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ भी रखो लेकिन रिएक्शन क्या हो, स्पॉन्टेनियस हो। तो इसको डायरेक्ट भी आ सकते हो। देखो हम दो चीजों से डिसाइड कर रहे हैं, एक तो हम इंथैल्पी से डिसाइड कर रहे हैं और हम दूसरा किससे डिसाइड कर रहे हैं, एंट्रोपी से। तो किसी भी फेवरेबल रिएक्शन के लिए डेल्टा एस अगर क्या होता है, इंक्रीज, और डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब रिएक्शन कैसी हो, क्योंकि इंथैल्पी के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है जहां पर डेल्टा एच कैसा आता है, नेगेटिव, और एंट्रोपी क्या होती हो, इंक्रीज होती हो। तो इन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं फिर, रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। इसको हम थर्मोडायनेमिक रिलेशन से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे अगर हमें कंप्लीट नेगेटिव लाना है तो देखें डेल्टा एच को आप नेगेटिव रखो, टी तो आपका कांस्टेंट है, पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस को कैसा रखो, पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर कैसा आएगा, फाइनली नेगेटिव आएगा, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। तो कंडीशन ये हो गई कि डेल्टा एच जो है वो लेस देन जीरो और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, देखो हाइड्रोजन को किसी और से तो बनाया नहीं जाता है, कॉपर को भी किसी और से नहीं बनाया जाएगा, फास्फोरस को भी फास्फोरस ही हुआ हो, डायमंड को लेकिन बनाया जाता है, डायमंड को बनाया जाता है ग्रेफाइट से, ठीक है। डायमंड कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट से, डायमंड में कन्वर्ट होता है। तो कोई डायमंड एक स्टेबल स्टेट नहीं है, इसकी जो मेन स्टेट होती है वो होती है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बदलता है डायमंड में। तो इसका मतलब ये है कि डायमंड की फॉर्मेशन करने के लिए हमें ग्रेफाइट की हेल्प लेनी होती है, तो इसलिए ये जीरो नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज हो रही होगी, बाकी किसी में नहीं होगी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वाटर हैज मैक्सिमम रैंडमनेस। तो रैंडमनेस क्या होती है, मैक्सिमम कब होगी, तो रैंडमनेस मैक्सिमम होती है सॉलिड से जब आप कहाँ जाएंगे, लिक्विड, तो मॉलिक्यूल और फैल जाएंगे, लिक्विड से आप गैस जाएंगे तो मॉलिक्यूल और फैल जाएंगे। तो वाटर की रैंडमनेस होती है उसकी स्टीम वाली स्टेट यानी कि गैसेस स्टेट में। फिर है इन डिसोसिएशन ऑफ NH3 एंड N2 into N2 and H2 आर द वैल्यू ऑफ डेल्टा H। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस इक्वेशन लिखनी होगी आपको। तो 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, सभी गैस होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, रिलेशन क्या होता है डेल्टा H और उसमें, ठीक है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। तो देखें क्या करना है आपने इसमें, डेल्टा E, डेल्टा Ng क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, सभी गैस हैं इसमें, तो डेल्टा का मतलब डेल्टा निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली कितने मोल्स हैं, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट के मोल्स हैं आपके 4, रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं, 2 NH3 हैं तो 2, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, तो डेल्टा E प्लस 2RT। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ये होता है ऑल नेचुरल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, जबकि ऑल नेचुरल प्रोसेस क्या होती है आपकी, इरिवर्सिबल होती है। जैसे पानी का ऊपर से नीचे गिरना, ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, खुद पानी नीचे से ऊपर तो नहीं जाएगा जब तक कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना लगे या हम मोटर ना चलाएं। ऐसे ही हमेशा टेम्परेचर हाई हॉटर बॉडी से कहाँ जाता है, कोल्डर बॉडी। तुम्हारा एक हाथ गर्म है एक हाथ ठंडा है, तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगा, राइट। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल्टा H रिप्रेजेंट इन एंथैल्पी। तो याद रखेंगे आप, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एंडोथर्मिक के केस में वो ज़्यादा होती है, अगर एक्सोथर्मिक होगा तो इसका उल्टा होगा, ठीक है। तो EA ज़्यादा होता है, तो एक्टिवेशन मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी मोर देन डेल्टा H, तो डेल्टा H से ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द डिफरेंस बिटवीन हीट्स ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है QP बोलते हैं हम उसको, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर QP हुआ, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हुआ QV। तो QP को क्या कहा जाता है, QP को कहा जाता है डेल्टा H और QV को कहा जाता है डेल्टा U। तो इनमें रिलेशन निकालना है आपको। तो डेल्टा H इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहां से हम निकाल लेते हैं, तो डेल्टा E, अब डेल्टा Ng क्या होगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, गैसेस के मोल्स लेने होते हैं। तो देखो वाटर तो लिक्विड है, नहीं लोगे, यहाँ पे C2H6 C6H6 लिक्विड है, तो प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं 12, तो 12 कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, और यहाँ पे कितने 15, तो कितना आ गया -3, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो -3R/T। अच्छा कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है, तो हमें निकालना है डेल्टा H माइनस डेल्टा E। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E कितना आ रहा है, 3RT आ रहा है आपका, -3RT आ रहा है, माइनस में आने वाला है आंसर। 3RT, R कितना होता है, R होता है 8.314, तो खाली 8 रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 8.38 रख लेते हैं चलो। उसके बाद टेम्परेचर होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करोगे तो 298। तो मैं अप्रॉक्स वैल्यूज ले लेता हूँ यहाँ पर, तो इसको मैं 3 ले लेता हूँ, इसको 8 ले लेते हैं, इसको 300 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 72, ठीक है, क्योंकि 3 दिया 9 नौटे बहुत है, 72, तो ये आ गया तुम्हारा 7200। अब पॉइंट अगर आप देखेंगे, दूसरी बात क्या है यहाँ पे, किलो जूल में निकालना आंसर, 1000 से डिवाइड करोगे तो 7.2 आ जाएगा, तो 7.2 कौन सा है अप्रॉक्स आंसर, ये है, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। पॉजिटिव नेगेटिव का भी ध्यान रखना है आपने, नहीं तो 2 आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन।
तो डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन निकालना है, फिर से क्या निकालो, डेल्टा एन जी निकाल लो तुम इसमें बस। डेल्टा एन जी कितना आ रहा है बोलो। प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल्स हैं, 2। रिएक्टेंट में गैस के कितने मोल्स हैं, 2 SO2 है और 1 O2 है, 3 है, तो ये आ रहा है -1। तो क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई डेल्टा एन जी आर टी, यानी कि माइनस हो जाएगा माइनस आर टी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डेल्टा एच प्लस आर टी इक्वल टू डेल्टा ई। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा ई बड़ा है किससे, डेल्टा एच से, कितना बड़ा है, प्लस आर टी टाइम्स, है ना। तो डेल्टा ई ग्रेटर होगा आपका डेल्टा एच से। नेक्स्ट क्वेश्चन। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सप्लेनेशन में आपको सही दे देता हूँ, बट आंसर टिक करते टाइम स्मॉलेस्ट हाईएस्ट की जगह हम स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग या हाईएस्ट के अकॉर्डिंग आंसर कर देते हैं। तो कभी ऐसा होता है, एक्सप्लेनेशन अगर सही है तो आप लोग कमेंट करके वहाँ पर मुझे बता दिया करें, मैं आंसर को पिन कर देता हूँ कई बार अगर कोई एरर हो जाती है तो, ठीक है। वैसे अभी तक ऐसी कोई एरर नहीं हुई है जिसमें कॉन्सेप्ट हमने गलत किया हो, बट ये होता है कि आंसर टिक करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो वो आपने ध्यान रखना, और ये चीज़ आपने अपने एग्जाम के लिए भी ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मुझे सॉल्व कराते टाइम यहाँ पर सब चीज़ सही बताने के बाद आंसर गलत टिक कर दिया, ठीक है, और आपको देखकर पता भी चल जा रहा है कि आंसर तो ये था, सर ने ये वाला लगा दिया। तो ऐसे ही आप लोगों से भी कभी कभी एग्जाम में हो जाता है कि आपने सारी चीज़ें सही सॉल्व करी और आपने आंसर टिक करते टाइम जो है वो गलत आंसर को टिक कर लिया, या आपको क्वेश्चन में हाईएस्ट निकालनी थी किसी की वैल्यू, आपने सॉल्व किया, आपने लोवेस्ट वाले का आंसर लगा दिया। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। फॉर विच चेंज डेल्टा एच डज नॉट इक्वल टू डेल्टा ई। तो डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल तो तभी आ सकता है जब डेल्टा एन जी कितना आए, 0 आए। तो सब रिएक्शन में डेल्टा एन जी चेक करना है। प्रोडक्ट में गैस के मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट में भी गैस के मोल्स कितने हैं, 2। तो 2 - 2 कितना हो गया, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब लिक्विड और सॉलिड हैं, तो यहाँ पे तो डेल्टा एन जी 0 ही हुआ। इसमें देखते हैं, प्रोडक्ट में 1 मोल है, रिएक्टेंट में भी 1 मोल है, यहाँ भी 0। यहाँ देखो प्रोडक्ट में 2 मोल है और यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने हैं, 4, तो यहाँ पे बराबर नहीं आएगा। यहाँ पे 2 - 4 करोगे तो -2 आएगा। तो डेल्टा एन जी 0 नहीं है, तो दिस विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम। अगर वैक्यूम में आपको अगर किसी गैस को भेजना है तो वहां पे कोई भी वर्क डन नहीं होता है, क्योंकि वैक्यूम में अगर आप भेज रहे हैं तो वहां पे कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तो फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू डेल्टा वी। तो P 0 हो गया तो वर्क डन भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइंग 3 dm क्यूब। तो डीएम क्यूब से घबराना नहीं है, डीएम का मतलब लीटर ही होता है, ठीक है। एक्सपेंड्स अगेन अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सपेंड होती है तो वर्क डन कैसा होगा, बाय द सिस्टम, तो कैसा साइन आएगा, माइनस। तो फॉर्मूला क्या होता है, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। कंप्रेशन होता तो W प्लस आता, ठीक है। तो एक्सपेंड होती है और एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है, 1 atm दिया है, इंटू डेल्टा V क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 13 - 3, तो कितना आ गया, -1, ये लीटर है, ठीक है। आंसर भी लीटर एटीएम में दिए क्योंकि डीएम क्यूब का मतलब होता है लीटर। तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा फिर, तो -10 इसमें पहला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रिएक्शन डेल्टा एस इज पॉजिटिव। तो डेल्टा एस क्या होती है, रेंडमनेस। तो पहले गैस के मॉलिक्यूल कम होने चाहिए, बाद में ज्यादा हो तो रेंडमनेस बढ़ेगी। लिक्विड से सॉलिड जाते हो तो रेंडमनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे 3 गैस के मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे भी रेंडमनेस कैसी हो गई, कम। यहाँ लिक्विड था, यहाँ गैस, तो फैल गया ना, तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे गैस के 4 मॉलिक्यूल, यहाँ तो 2 ही है, यहाँ पे भी कैसी है, नेगेटिव है। तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। इसके बाद है, इफ डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, द रिएक्शन प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। कब होगी स्पॉन्टेनियस, फिर से वही सवाल। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो तुम्हें क्या करना है, स्पॉन्टेनियस करना है, डेल्टा जी को नेगेटिव लाना है, और डेल्टा एच कैसा दिया है, पॉजिटिव, और ये भी कैसा है आपका, पॉजिटिव है। तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही आ जाएगा। अब फाइनल आंसर नेगेटिव आए या पॉजिटिव, नेगेटिव लाना है तो ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मतलब टी डेल्टा एस आपका ग्रेटर होना चाहिए किससे, डेल्टा एच से। तो कौन सा आंसर सही है, ये।
ऐसा एक क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है, तुम लोगों ने देखा था उसे। ओके, नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शन ए सॉलिड गिव्स बी सॉलिड प्लस सी गैस, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच और डेल्टा एस, द टेम्परेचर एट विच द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन विल बी जीरो। तो क्या कह रहा है कि डेल्टा जी कितना आ जाए, जीरो आ जाए। और तुम्हें पता है डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो टी डेल्टा एस को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो डेल्टा एच कितना है आपका 30.56 किलो, हटा दो यहाँ से 1000 लगा दो। उसके बाद डेल्टा एस एंट्रोपी में कितना है 66 है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 463 केल्विन। सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूलों का ही काम है बस इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के। अब के सी लिखो, के पी लिखो, जो लिखते हो। एल एन है यहाँ पे लॉग, अगर मैं एल एन को लॉग में कन्वर्ट करके लिखूंगा, ठीक है, तो 2.303 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। अब हमें क्या करना है, डेल्टा जी को कैसा लाना है, पॉजिटिव लाना है। ये पॉजिटिव आना है। अगर देखो ये तो कांस्टेंट होता है, टी भी कांस्टेंट होता है, सब कुछ किस पे डिपेंड करने वाला है, के पे डिपेंड करने वाला है। तो के अगर कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो फाइनल आंसर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जो ये रेशियो आएगा इसको होना चाहिए लेस देन 1। तो जो केपी की वैल्यू है वो होनी चाहिए लेस देन 1। अगर ये 1 से कम है तब ये लॉग की वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो केपी शुड बी लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया है, तो केसी आपको दिया है कितना, 10 दिया है। डेल्टा जी नॉट निकालना है, तो अभी वाला फॉर्मूला लगाओ। तो -2.303 आर टी, अब लॉग लिख दिया मैंने, एल एन हटा दिया, ठीक है। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, -2.303 आर की वैल्यू दी है उन्होंने 8, टी टेम्परेचर भी दिया है, केल्विन में चेंज करके दे रखा ऑलरेडी। और लॉग 10 कितना होता है, लॉग 10 होता है आपका 1। तो कितना आ जाएगा, -2.3038 इंटू 300, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसको 2.3 ले लो खाली, और इसको ले लो आप 8 या 2400, ठीक है। बस इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर कितना आ रहा है सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। इसका आंसर अगर मैं चेक कर देता हूँ एक बार, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 5.52, ठीक है। तो पॉइंट से अप्रोक्स से आप आंसर लगा सकते हैं। ध्यान रखना माइनस प्लस का, ठीक है। दोनों आंसर है, देखो ए भी है और बी भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड नेवर टू बी स्पॉन्टेनियस। कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन फेवर नहीं करनी चाहिए। मतलब डेल्टा एच कहते हैं कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और डेल्टा एस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। क्योंकि इंथैल्पी कहती है कि एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, एंट्रोपी कहती है बढ़नी चाहिए। तुमने दोनों ही में उल्टा कर दिया। अब तुम डेल्टा जी में इसे लगा के देख लो चाहे तो। फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर तुमने पहला वाला पार्ट पॉजिटिव रखा है और दूसरा पार्ट नेगेटिव रखा है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ भी टेम्परेचर रखो, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव आने वाला नहीं है। तो क्या आंसर होगा फिर, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव। ये फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है, जैसे किरचॉफ्स इक्वेशन विच फैक्टर्स अफेक्ट द हीट ऑफ रिएक्शन। अब किरचॉफ्स इक्वेशन, वॉन टॉफ इक्वेशन, इसमें मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको ये सारी इक्वेशंस क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है। तो वो मैंने लेक्चर्स में आप लोगों को पढ़ा दी है। फिर भी अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा है तो आपने क्या करना है, ये इक्वेशन सर्च करके अपने नोट्स में लिख लो, या फिर लेक्चर में जाओ पीछे और वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हैं।
एक आपने याद करनी होती है, टेम्परेचर है वैसे इसका आंसर, ठीक है। किरचॉफ्स इक्वेशन और एक है वॉन हॉफ इक्वेशन, एक है आपकी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, और एक आपने याद करनी है किरचॉफ्स है, वॉन हॉफ है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज है, और कौन सी बची, ठीक है, क्लॉजियस क्लैपेरन इक्वेशन है। तो ऐसे ही 4-5 रिएक्शंस हैं, इनको आप याद कर लें, पहले सारी चीजें कंप्लीट हो जाए तो वहां से सवाल आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं। टिक लगाने होते हैं, बस इक्वेशन पहचाननी होती है, कुछ सॉल्व नहीं करना होता है। अब है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है ना, जैसे CH4 है, फॉर्मेशन का मतलब होता है उसी से बनाया जाए उसे, ठीक है, फॉर्मेशन का मतलब होता है उसे उसी से फॉर्म किया जाए। अब फॉर्मेशन में हमें देखना है CH4, तो CH4 कैसे बनेगा, कार्बन सॉलिड से, 4 हाइड्रोजन है उसके लिए ले लो हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या बन जाएगा आपका CH4 गैस बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड हो वो उसी के एलिमेंट से बनना चाहिए। जैसे CH4 में कार्बन कहाँ से लाओगे, कार्बन सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। कार्बन की जो स्टेबल फॉर्म होती है वो होती है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट लाना है 4 हाइड्रोजन और ये, तो ये है, क्योंकि CH4 तो सब में बन रहा है, लेकिन कैसे, क्या 4 H होते हैं हमारे पास, नहीं, हमारे पास तो हाइड्रोजन मिलती है, तो ये आंसर सही होगा आपका, ठीक है। इसके बाद है गिवन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, CO2 के लिए दिया है, CaO के लिए दिया है और CaCO3 के लिए दिया है, तो तीनों की इक्वेशन बनाना है, फिर बहुत सिंपल हो जाएगा। CO2 कैसे फॉर्म होगा, CO2 फॉर्म होगा सर C प्लस O2 गैस गिव्स CO2। इसके लिए एंथैल्पी कितनी दी है आपको, -94। फिर दूसरी इक्वेशन है CaO का फॉर्मेशन, तो Ca कैसा होता है, सॉलिड, एक ही O चाहिए यानी कि हाफ O2, और क्या बन जाता है CaO बन जाता है। इसके लिए एंथैल्पी कितनी दी है, -152। फिर लास्ट वाली रिएक्शन क्या दी है, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, इसके लिए एंथैल्पी कितनी दी है 42। अब तुम्हें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके एंथैल्पी फॉर्मेशन CaCO3 की बनानी है। अब CaCO3 की फॉर्मेशन कैसे होगी, सर Ca सॉलिड हो, एक कार्बन हो, 3 ऑक्सीजन मतलब 3/2 O2, तो ये चाहिए तुम्हें, और प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए CaCO3। तो तुम क्या देखते हो कि सर कैल्शियम कहाँ से आ जाएगा, सेकंड वाली इक्वेशन से, O2 तो चलो आ ही जाएगा, CaCO3 राइट साइड चाहिए, लेकिन यहाँ कहाँ है, लेफ्ट, तो इस रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कार्बन भी चाहिए, तो हमें फर्स्ट पहले की दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ऐड कर लो, ऐड करने से क्या होगा, कैल्शियम मिल जाएगा, कार्बन मिल जाएगा। उस साइड तुम्हें CaCO3 चाहिए, तो रिएक्शन को उल्टा कर दो, फिर ऐड करो, तो उल्टा करोगे तो ये 42 हो जाएगा, तीनों को ऐड कर लेना, तो आंसर आ जाएगा -288। सेम चीज यहाँ पे भी है, शायद देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपको दी है, द एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन बर्न इन एयर। तो यहाँ पे बेंजीन को जलाया जा रहा है, जलाने पर इतनी एनर्जी निकल रही है, किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल को जलाने पे इतनी एनर्जी निकली। तो सबसे पहले काम क्या करो, बेंजीन का मोलर मास निकालो। 6 कार्बन है तो 1 का मास कितना होता है 12, 6 हाइड्रोजन है, 1 का मास कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 72 + 6, तो 78 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन के 78 ग्राम, 1 मोल मतलब 78 ग्राम, 78 ग्राम जलाने के लिए एनर्जी कितनी मिल रही है आपको 7264.4। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर 1 ग्राम जलाओगे तो 1 ग्राम को जलाने के लिए आप बोलोगे सर 3264.4 डिवाइडेड बाय 72। अगर 7.8 को जलाना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे 7.8 से, ठीक है। तो क्या होगा 78 से 78 गया, क्या बचा 0.1, बस 0.1 खिसक जाएगा, तो 326.4 हो जाएगा आंसर। 326.4 दिख रहा है, ये नेक्स्ट। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कंबशन जब भी होता है, कंबशन में एनर्जी रिलीज होती है, तो डेल्टा एच कैसा होगा ऑलवेज नेगेटिव। तो इस तरीके से करने होंगे अब हमें।
एक दो चीजें और सुन लो बस। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट व्हेन 1 मोल ऑफ NH4OH एंड 1 मोल ऑफ HCl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। तो होता क्या है ना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आए और स्ट्रॉन्ग बेस आता है तो जब वो न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है -57.1 किलो जूल पर मोल। तो ये तो होती है आपकी किलो जूल में आंसर, और कैलोरीज में होता है 13.7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर दोनों में से कोई भी एक वीक है या दोनों वीक है तो हमेशा एनर्जी इनसे क्या होगी, कम होगी। तो क्या आंसर होने वाला है फिर, लेस देन 13.7। जैसे क्वेश्चन ये है, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ NaOH स्ट्रॉन्ग, NaCl स्ट्रॉन्ग। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ये बना आपका न्यूट्रल, तो इसको क्या बोलते हैं हम, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जो भी एनर्जी रिलीज हुई है उसे आप कहेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो बस फिलहाल आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो ये क्वेश्चंस काफी करा दिए मैंने इसके, तो थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो का इक्विलिब्रियम पे आएगा। अभी तक तो मैंने थर्मो में भी आपको काफी डिटेल में पढ़ाया था, इसलिए लेक्चर्स की लेंथ जो है वो काफी बड़ी है। डिटेल में मतलब ये है कि सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कवर करे ही है, सारे ही सेगमेंट कवर करा है। लेकिन अब आगे के लेक्चर्स में मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को ही पिक किया जाए, और क्वेश्चंस में इनफैक्ट मैं सारी चीजें इंक्लूड कर लूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आप लोगों की कुछ हेल्प हो पा रही है, तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताएं।